नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन कवर कर रहे थे आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि अभी आपका ये होने वाले हैं। और इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जगह पर भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और इसके पहले देखिए हमने बायोलॉजी का भी जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स उसका कवर कर दिया है। उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और इसके साथ में देखिए जो पीडीएफ है आपका केमिस्ट्री का, और इसके साथ में जो आपका बायोलॉजी का पीडीएफ है, तो इन दोनों का जो है पूरा कंप्लीट पोर्शन हमने ऐड करके इसको अपलोड कर दिया है साइट पे। तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको जो है पूरा कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा, डिटेल में हमने कवर किया हुआ है जनरल साइंस का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। और इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए थे। तो ये दोनों पीडीएफ जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसमें कंटेंट को ऐड किया हुआ है। और ये जो है आपका काफ़ी डिटेल में है। इतना अगर आप लोग पोर्शन कवर कर लेते हो तो आपका जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ये जो है अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। और फिजिक्स का भी हम तैयार कर ही रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दोनों पीडीएफ जो है आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो देखिए अभी तक जो है हमने केमिस्ट्री पोर्शन में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और साथ में केमिकल बॉन्डिंग, तो ये सारे जो चैप्टर्स है हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज जो पोर्शन रहेगा इसमें हम लोग कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है और इसके जो है कितने टाइप्स होते हैं, और इसके साथ में जो इक्वेशंस आपके होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के, तो वो जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए जैसे कोई भी सब्सटेंस है आपका, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो है एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है, नया सब्सटेंस बनता है। तो ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है जब रिएक्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल है आपका केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का, आयरन जब रस्ट करता है तो ये जो है आपका एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से जो कोल को बर्निंग किया जाता है तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। और इसके साथ में जो कैंडल आपका है जब वो जलता है बर्निंग करता है, तो ये भी एग्जांपल आपका है केमिकल रिएक्शन का ही। इसके साथ में जब पेपर को भी आप बर्निंग करते हैं तो ये भी जो है आपका एग्जाम्पल है। ये सारी चीज जो है आपके दिए हुए केमिकल रिएक्शन का। तो ये देखिए ये तो आपका एक जनरल फिनोमिना आपका हो गया, मतलब ये जैसे केमिकल रिएक्शन का है, लेकिन जो केमिकल जो इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जो उनके बीच में आपस में जो रिएक्शन जो होती है, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर में। ये तो जनरल सा एग्जाम्पल होगा कि केमिकल रिएक्शन है ये सारे चीज, कि ये एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो आप जो है इन सभी को यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने कि जैसे देखिए कि जिंक ग्रेन्यूल्स का जब इसे रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये आपका क्या एक केमिकल रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हमने जिंक से जो है इसको हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे बना आपका ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे आपका लिबरेट हो रहा है। तो ये देखिए जो प्रोडक्ट बना आपका दैट इज जिंक सल्फेट। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। और इसमें देखिए केमिकल सब्सटेंस जब भी आपका होता है, मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपका ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है उसके प्रॉपर्टी में ओरिजिनल सब्सटेंस से। मतलब कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था आपका यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में, तो यहाँ पे जो आपको बना जिंक सल्फेट, तो ये जो है टोटली डिफरेंट रहेगा ओरिजिनल सब्सटेंस के कंपैरिजन में। तो हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन आपका होगा तो उसके अंदर में जो है केमिकल चेंजेस भी होते हैं उसके अंदर में। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो वो जब इक्वेशन जब होता है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक आपका होता है रिएक्टेंट और दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट। तो किसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट और किसको प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग। तो देखिए जितने भी सब्सटेंस आपके होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका H2SO4 और जिंक है, तो ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट आपका होता है यानी कि जो नया सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन होती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो उनको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जिंक सल्फेट बना आपका, ये क्या हुआ, ये एक प्रोडक्ट आपका बना, क्योंकि यही जो है नया सब्सटेंस बना आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो ये टर्म आपको याद रखना होगा, ये भी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन आपका हुआ,
तो ये जो है एक रिएक्शन तो हुआ, लेकिन ये जो रिएक्शन जो होता है ना, तो कुछ बैलेंस रिएक्शन भी होते हैं और कुछ अनबैलेंस रिएक्शन भी होते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन है इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, मतलब दो कैटेगरी डिवाइड होते हैं आपके। एक होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा आपका होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पे जो है अच्छे से समझेंगे। और इसके साथ में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका रहता है कि जो है आपको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन का, अगर वो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले देखिए हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपका होता है एक्चुअली में। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होते हैं, मतलब इनको हम लोग बोलते हैं कि जिनमें की नंबर ऑफ एटम जो होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो जो है इक्वल रहेंगे दोनों साइड में। दोनों साइड कहने का मतलब है कि जैसे इधर आपका रिएक्टेंट है और इधर आपका ये प्रोडक्ट है, तो दोनों तरफ जो है ये इक्वल रहेंगे, मतलब जो इसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहते हैं, हर एक जो एलिमेंट रहेंगे वो इक्वल ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं आपका, जैसे जिंक है और H2SO और इसके बाद 4 है, मतलब कि जो हाइड्रोजन है या सल्फर है, ऑक्सीजन है या फिर जिंक है, तो जितना रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही आपको प्रोडक्ट की तरफ भी देखने को मिलेंगे आपको। तो इस इक्वेशन के अंदर में यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि जिंक का हो, हाइड्रोजन का हो या फिर सल्फेट का हो आपका, तो ये सारे के सारे जो है ये इक्वल होंगे आपके बोथ साइड में। तो ये आपका क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप इसको देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक जिंक है, इधर भी देखिए एक ही जिंक है। इसके साथ में यहाँ पे देखिए H2, मतलब कि जो हाइड्रोजन है इधर आपका जैसे दो है, तो ये इधर भी रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ भी आपका दो ही है। और इसके साथ में जैसे हम बात करते हैं SO4 यानी कि जो सल्फेट है, तो इधर भी देखिए SO4 में जो सल्फेट जो है आपका उतना ही नंबर में है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अगर मान लीजिए कि यही चीज बैलेंस नहीं है, मतलब जो नंबर ऑफ जो एटम्स है इसके अंदर में, जो इस साइड दोनों तरफ जो है वो अगर अनइक्वल होते हैं आपके, तो उसे बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यही सेम इसका डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in the reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then a chemical equation is called unbalanced chemical equation। आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो इसको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका आयरन और वाटर है, जब ये दोनों रिएक्शन किया तो यहाँ पे देखिए बना आपका आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4 बना और साथ में H2 जो गैस आपका लिबरेट किया। अब यहाँ पे देखिए आप जो है अब काउंट करो सभी का संख्या, जैसे यहाँ पे आयरन है आपका, तो इसका देखिए आयरन इधर आपका कितना है, यहाँ पे केवल एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आपका इधर जो है आपको देखने को मिलेगा, इधर आपका जैसे कि 3 है इसका। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक अनबैलेंस हो रहा है, मतलब कि दोनों तरफ जो है बैलेंस में नहीं है। आप और भी देख सकते हो, जैसे हम बात करते हैं आपका हाइड्रोजन का H2, तो इधर भी देखिए H2 उतना ही है यहाँ पर आपका। तो ये तो जैसे आपका इक्वली है आपका, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए इधर ये यहाँ पे देखिए आप जो है 4 देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तब हम लोग बोलेंगे कि जितने भी एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं सभी के सभी जो है वो इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। दो अगर मान लीजिए कि है दिए, तीन अगर दिए हुए हैं कोई भी एटम है, अगर उनमें से मान लीजिए कोई एक भी अगर अनबैलेंस में है, मतलब कि इक्वली नहीं है, तो वो भी आपका अनबैलेंस ही कहलाएगा। यहाँ पे जैसे आपका H2 बराबर में थे, लेकिन बाकी जो देखिए जैसे आयरन है और इसके बाद ऑक्सीजन है, ये बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो भी जो है आपका ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो आप जो है यही चीज देख सकते हो, यहाँ पे भी दिया हुआ है और इसको बैलेंस करने के लिए भी दिया आता है कि आप इसको किस तरीके से बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे वही सेम सिनेरियो आपको दिया, नंबर ऑफ एटम, ये जो है प्रेजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ कितना था, आप यहाँ पे देख सकते हो। आयरन जो है यहाँ पे केवल एक ही है रिएक्टेंट की तरफ में, और प्रोडक्ट की तरफ में यहाँ पे 3 है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ देखिए 2 है आपका रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे भी 2 ही है। और इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए एक ही है, और इधर जो है आपका प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे 4 है। तो ये आपका क्या अनबैलेंस है। अगर हमको इसको बैलेंस करना होता है तो किस तरीके से करेंगे, तो आपको इक्वली करना है। तो अब जैसे देखिए इधर 3 था तो इधर भी आपको 3Fe करना होगा, तो ये बन गया अब बराबर हो गया आयरन का। और इसके बाद जैसे H2 का तो जैसे उतना ही था आपका, तो इसको में जैसे हमको बराबर तो करेंगे नहीं, लेकिन देखिए सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका 4 है, तो इसमें जो है हमको मल्टीप्लाई करना होगा H2O में ही। तो इसमें जब 4 से हमने मल्टीप्लाई इसमें किया, मतलब 4 हमने रखा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये क्या आपका हो गया 4H2O आपका हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे पहले 2 था लेकिन ये 8 हो चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 8 रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट की तरफ भी आपका जो है ये 8 ही हो जाएगा। और आयरन 3 और 3 आपका हो गया, और इसके साथ में ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ 4-4 हो गया। तो ये जो है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। तो आपको जो है बैलेंस करने के लिए भी दिया जाता है कि कितना जो है आप उसमें नंबर आप रख रहे हो वहाँ पे, ताकि जो है आपका बैलेंस हो जाए। अब भाई यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी करते चलते हैं हम लोग साथ साथ में, जिससे कि आपको जो है टॉपिक्स पे और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में
कि एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ, यानी कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जो भी आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो एक्चुअली में उसे जो स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। स्केलेटल इक्वेशन मतलब कि वो जो है जिस तरीके से रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट है जिस तरीके से वो दिया था तो वो ऐसा ही है आपका। तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी इसे बोलते हैं हम लोग। तो यही सेम चीज आपका है कि उसे जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो है टू आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है आपका जो कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ये लिखता बताता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे दिया हुआ है आपका सारे ऑप्शन में। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझना कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन जो आपका होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्केलेटल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पे आप देख लो कि कौन सा जैसे इक्वेशन आपका दिया हुआ है इसके अंदर में जो कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस कैसे होगा मतलब कि जो एटम जो होंगे तो वो अनइक्वल होंगे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की तरफ में। तो आप जो है सभी को देखते चलो। जैसे पहला ऑप्शन हमने लिया, यहाँ पे देखिए जिंक वन है, इधर भी जिंक वन है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग H2 का। तो इधर देखिए दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन है, तो ये तो वही बैलेंस है। इसके बाद SO4 देखिए यहाँ पे भी जो है आपका एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है। तो इस तरीके से पहला वाला आपका बैलेंस है, तो ये स्केलेटल इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन में आप आइए। सेकेंड इक्वेशन में अगर आपने देखा रिएक्टेंट की तरफ देखिए यहाँ पे Mg मैग्नीशियम जो है आपका एक ही है, इधर भी एक ही है। तो ये तो आप इससे नहीं कर सकते हो। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन आपका दो है लेकिन इधर यहाँ पे एक ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये जो है आपका एक स्केलेटल इक्वेशन दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन। तो ऑप्शन टू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो थ्री वाले में कि CO और इसके साथ में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब कि कार्बन एक है ऑक्सीजन भी इधर जो है आपका एक ही है। तो ये आपका बैलेंस्ड है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, चार हाइड्रोजन है इधर और यहाँ पे भी देखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे तीन और एक चार, तीन इधर चार हाइड्रोजन और चार इधर भी हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस्ड है आपका। उसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो 2Mg, तो 2Mg इधर भी है आपका। और इसके बाद देखिए O2 और O मतलब कि 2O, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी दिए हुए हैं आपके 1, 3 और 4 ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन जो आपका ये दिया था ये अनबैलेंस था, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो आपका होता है तो उसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल नहीं होते हैं दोनों साइड में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इज नॉट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा एक फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया फोटोसिंथेसिस, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन और फोटोग्राफी। तो देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन जो आपका रहता है तो इसमें देखिए मेनली जो रहता है आपका केमिकल प्रोसेस जो होते हैं तो इसके अंदर में लाइट जो है वो ऑब्जर्व करता है एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में। तो जैसे देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है तो इसमें भी लाइट की जरूरत पड़ती है एक एनर्जी के लिए। और इसके साथ में देखिए जब फ्री रेडिकल जो होता है आपका क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का, तो इसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज ए सोर्स। और इसके बाद देखिए अगला आपका जैसे फोटोग्राफी में भी जो है तो इसके अंदर में भी आपका जैसे कि इसके अंदर में भी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए जब अमोनिया का सिंथेसिस जो आपका होता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया का सिंथेसिस जो होता है तो इसके अंदर में जैसे लाइट की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है आपका एक केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन जो आपके होते हैं तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें कि देखिए यहाँ पे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस आपका होता है एक्चुअली में, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिलीज होती है तो उनको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के देखिए हम बात करते हैं तो यही चीज आपसे पूछा आता है क्वेश्चन हमेशा कि कौन सा एक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन जो है आपका एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्योंकि देखिए जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस आपका होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन है ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके साथ में देखिए दूसरा दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए जो क्विक आपका होता है जिसे कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको देखिए जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर पानी के अंदर में अगर हम लोग इसे डालते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि वहाँ पे जो है डिकम्पोज होती है, डिकम्पोजिशन होता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है वो। तो ये भी एग्जाम्पल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो जहाँ भी एनर्जी का रिलीज होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है रेस्पिरेशन प्रोसेस।
और वहीं पे दूसरा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें कि एनर्जी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका देखिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं आपका, तो इसके अंदर में देखिए जैसे कि आपका कुकिंग हो गया, यानी कि जो खाना जो पकाया जाता है, तो ये भी जो है आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन आपका होता है इसके अंदर में, जो कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि देखिए कुकिंग में जो है ये आपका हीटिंग की जरूरत पड़ती है, सब उसे हीट करते हैं हम लोग तब जाके वो कुक होता है। तो ये एग्जाम्पल आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है आपका, तो इसके अंदर भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एग्जाम्पल आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देख ही लिया दो चीज का, यहाँ पे मेन जो है आपका कुकिंग का, फोटोसिंथेसिस का, तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आपका होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आपका होता है, तो जैसे मान लीजिए वो अपना एक नॉर्मल रेट से तो होता ही है, लेकिन अगर उसे हमें स्पीड अप करना होता है, यानी कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो होना है उसका, जैसे वो क्विक करना हो, जल्दी कराना हो, तो उसके लिए जो है एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि ये जैसे मान लीजिए कि ये ना तो रिएक्टेंट ना तो जो है प्रोडक्ट के अंदर में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन केवल इसका स्पीड को बढ़ाता है सिंपली में। उसमें अंदर में कोई जो है चेंजेस नहीं आएगा, वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है एक्चुअली रिएक्शन, बस वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो उसे बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, हम लोग बोलते हैं। तो इसका प्रेजेंस सिर्फ इसलिए है कि बस वो स्पीड अप करे, ना कि वो पार्टिसिपेट करे इक्वेशन रिएक्शन के अंदर में, तो उसे बोलेंगे हम लोग कैटलिस्ट। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया CO2 और H2O का, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रही है और ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। तो इसमें देखिए जो सनलाइट आपका एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से कैटलिस्ट हो गया। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इसमें से दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्चुअली में हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो अब यहाँ देखिए दिया हुआ है इसने कि ऑब्जर्वेशन हमें देख के बताना है कि जिसमें कि ये पता चले केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर में कलर में भी चेंज होता है। ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा है आपका, जैसे दिया हुआ एग्जांपल है कि कोई भी आप देखते हो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर में चेंजेस तो होते ही हैं। इसके साथ में स्टेट में भी चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में आपका हो सकता है, लिक्विड है तो वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये स्टेट के चेंज में भी होते ही हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर में। और इसके साथ में गैस का इवोल्यूशन होना, तो ये भी देखिए होता ही है आपका, बहुत सारे गैसेस इवोल्यूशन होते हैं। आप रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वो गैस जो है रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से ये तीनों चीज जो है फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर में। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज एन। तो देखिए जो वर्ड एक्वस है, तो ये जैसे हम लोग लिखते हैं हम लोग, अब जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट है तो वो अगर प्रेजेंट रहे किस फॉर्म में, तो देखिए जब भी कोई अगर सॉल्यूशन जैसे आपका वाटर के अंदर में रहता है तो उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन भी, वर्ड एक्वस हम लोग लिखते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ में। सॉल्यूशन जब आपका वाटर में रहे तो उसकी जाहिर सी बात है कि वो एक्वस सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन जो आपका वाटर में अंदर में हो। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड। तो देखिए हीट का जनरेट होना या फिर लिबरेट होना, तो ये जो है एग्जांपल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, रिलीज होना भी है आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हेन क्रिस्टल्स आर हीटेड वाटर of crystallization is lost and the substance turns into and dash form। अब देखिए जैसे ही क्रिस्टल को जब हीट करते हैं हम लोग तो उसमें देखिए जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है ना तो वो लॉस्ट कर जाता है, और सब्सटेंस जो है आपका टर्न कर जाता है किस फॉर्म में। तो यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म, गैसेस फॉर्म, या वेपर, या फिर एनी हाइड्रस फॉर्म में। तो देखिए जैसे ही हम लोग हीट करते हैं किसी भी क्रिस्टल को तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो लॉस्ट कर जाता है उसके अंदर में, और वो जो सब्सटेंस है आपका तो वो जो है एनीहाइड्रस फॉर्म में वो चेंज आपका हो जाता है। तो इस तरीके से इसका देखिए ऑप्शन 4 आपका है राइट आंसर हो जाएगा। तो एनीहाइड्रस फॉर्म देखिए हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जो कि वो वाटर से फ्री हो जाता है, और स्पेशली जैसे वाटर का ही क्रिस्टलाइजेशन होता है आपका एक्चुअली में।
तो यहाँ पे हमने जो है देख लिया आपका बैलेंस और अनबैलेंस में, और इसके साथ में जो है आपका हमने देखा यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। इन दोनों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक एक करके और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहला आपका है ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन का इसका सिंपल से डेफिनेशन आपका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। अब देखिए कोई भी आपका जैसे कंपाउंड रहता है उसमें से अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का अगर वहाँ पे एडिशन हो रहा है या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या फिर मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको देखो, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका कि Mg+O2, तो यहाँ बना आपका 2MgO। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस करके लिखा गया है, बस आप लोग इस पे ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन अलग था लेकिन जो है अब ये एमजीओ में ऑक्सीजन भी आ चुका है, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, जो कि एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है आपका। और इसके साथ में जो है ये भी हो सकता है कि रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। तो ये आप जो है आप अलग एग्जाम्पल से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है H2+O2 दिया हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए O2 भी जो है सिमिलरली यहाँ पे भी मतलब जो ऑक्सीजन ये आपका क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है इसका। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है आपके दिए हुए हैं मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। आप इसमें भी देख सकते हो ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है CO+O2, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है आपका हो रहा है एक्चुअली में। अब यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड ऑक्सीजन को ऐड करता है तो उसमें बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को ऐड करता है यहाँ पे, या फिर जो नॉन मेटेलिक जो कंपाउंड आपके होते हैं, या फिर जो है हाइड्रोजन को रिमूव करता है फिर मेटेलिक एलिमेंट को करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे। और वहीं पे जो अगला आपका है डेफिनेशन रिडक्शन का, तो रिडक्शन का जस्ट आप लोग इसका रिवर्स कर दो तो ये बन जाएगा डेफिनेशन आपका रिडक्शन का। तो यहाँ पे जैसे आपने एडिशन किया ऑक्सीजन का, तो अब यहाँ होगा आपका रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का। या तो फिर आप इसका डेफिनेशन यहीं से ही बना सकते हो कि इसके अंदर में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट का होगा फ्रॉम ए कंपाउंड, तो उसे बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है आपका कि Cl2+H2S। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, जैसे हाइड्रोजन था आपका अलग यहाँ पे, अभी देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे एडिशन 2HCl आपका हो गया यहाँ पे और सल्फर बाहर हो गया। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इसके साथ में। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे दिया आपका 2FeCl3H2 और यहाँ पे बना आपका 2FeCl2 और 2HCl। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो जैसे अपने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखा, तो यहाँ पे भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी देखना है। तो देखिए ऐसे कंपाउंड या फिर जो एलिमेंट जो कि रिडक्शन को कॉज कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट आपका रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और जो है आपका रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी रिएक्शन होता है कि जिसमें कि ये दोनों जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, दोनों एक ही साथ होता है। तो इसे देखिए बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का देखिए सिंपल से इसका डेफिनेशन है आपका कि इन केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि ये एक ही साथ होंगे। तो इस जब भी ये एक साथ अगर होंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन का, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये चीज पूछा भी जाता है आपसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जब भी रस्टिंग होता है आयरन का, तो ये केमिकल इक्वेशन आपका बनता है। एक्चुअली में देखिए क्या होता है कि जो आयरन है आपका, जब ये ऑक्सीजन के साथ में और साथ आप इसके बाद देखिए यहाँ पे वाटर है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है इसका, तो ये बना आपका FeOH3। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि इसके अंदर में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का और साथ में हाइड्रोजन का दोनों का है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एक ही बार में यहाँ पे देखिए एडिशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं एक्चुअली में। अब इस तरीके से ये एग्जांपल आपका क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो आपको देखिए ये इक्वेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एग्जांपल आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, यही चीज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, तो इसका एक टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया हुआ है। आप इसी से कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन है। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका है
जैसे ये डेफिनेशन है एक्चुअली में, ऑक्सीडेशन हम लोग बोलते हैं कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीड इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर में, तो रिडक्शन के अंदर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपका। फिर अगला है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है इसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन जो होगा तो इसमें जो है ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। और अगला आपका है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इसमें जो ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है एडिशन होगा, तो यहाँ पे रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और अगला आपका ऑक्सीडेशन का कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल आपका होता है, तो वही रिडक्शन में इसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन के अंदर में कि वैलेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और वही रिडक्शन होने के बाद डिक्रीज कर जाती है वैलेंसी। तो ये जो है डेफिनेशन है आपका ऑक्सीडेशन के डिफरेंट, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आपका आएगा तो वो जो है आप लोग याद रखना, वो आपको टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो चेंजेस आपके होते हैं, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ फिजिकल चेंज आपके होते हैं। तो केमिकल चेंज और साथ में फिजिकल चेंज, तो ये जैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा। तो जैसे पहला आपको दिया हुआ है, जैसे कोई फिजिकल चेंज होगा तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो चेंज जो आपका होगा ना, कि इसमें जो है कोई एक नया सब्सटेंस जो है उसमें आपको क्या होगा कि कोई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिजिकल चेंज जब भी उसका होगा तो इसके अंदर में चेंजेस जो होंगे तो उसमें कोई नया सब्सटेंस जो है फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब भी देखिए केमिकल चेंज आपका होगा तो उस केस में तो इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमेशा जो है प्रोडक्ट के साइड में एक नया सब्सटेंस हो जो कि पूरी तरीके से टोटली डिफरेंट रहेगा रिएक्टेंट से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है जो फिजिकल चेंज आपका होता है तो ये एक टेम्पोररी चेंज आपका होता है, मतलब कि इसे जो है हम लोग रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यानी कि जो फिजिकल चेंज अगर हुआ थोड़ा सा तो उसको टेम्पोररी होता है, उसको हम फिर से वापस ला सकते हैं उसी स्टेट में। लेकिन देखिए जो केमिकल चेंज जो आपका होता है तो इसके अंदर में जब भी रिएक्शन होगा तो वो परमानेंट चेंज होगा आपका, उससे जो है हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस आपके होते हैं केमिकल चेंज के अंदर में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल और कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो आप लोग जैसे भी याद कर लेना। जैसे कि देखिए बात करते हैं हम लोग फ्रीजिंग ऑफ वाटर का फ्रीज हो जाना, ये एग्जाम्पल आपका केमिकल फिजिकल चेंज का, केमिकल चेंज का नहीं। क्योंकि देखिए जो आपका वाटर का जो फ्रीजिंग होता है तो जैसे फ्रीज हो गया वाटर, तो उससे जब फिर से हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, बस यहाँ पे एक टेम्प्रोरी चेंज है जो कि वो लिक्विड था तो वो सॉलिड में बदल गया, फिर इसे हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं हम लोग मेल्ट करके। और वहीं पे अगला आपका है सब्लिमेशन ऑफ कपूर, कपूर का जब सब्लिमेशन होता है तो ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके साथ में आयरन का जब मैग्नेटाइजेशन आपका होता है तो ये भी एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है आपका, तो ये भी एग्जाम्पल आपका फिजिकल चेंज का ही। और वहीं पे जो केमिकल चेंजेस के जो एग्जाम्पल आपके, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क आपका हो गया, इसके साथ में जो ब्लड क्लोटिंग आपका होता है तो ये भी एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। इसके साथ में जो शुगर का चेयरिंग होता है ये हो गया, या फिर जो है वुड कोल का जब बर्निंग करते हैं हम लोग उस समय, या फिर जो है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये सारे एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना अच्छे से। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, रेस्पिरेशन इन मैन, डाइजेशन इन मैन, या फिर वाटर चेंजेस इनटू आइस। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल चेंज हमने आपको बताया था कि जो जैसे वाटर जो है वो आइस में चेंज आपका होता है, तो ये क्या हो रहा है फ्रीजिंग हो रहा है वाटर का, तो ये एग्जाम्पल आपका फिजिकल चेंज का। और बाकी सारे देखिए जब मैन में डाइजेशन होता है या फिर रेस्पिरेशन जो करता है या फिर जो है मिल्क जो है आपका कर्ड में बदलता है, तो ये सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एटम का जो है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो अपेरेंट जो चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली वही चीज आपका ये इंडिकेट करता है एक्चुअली में, मतलब कि जो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन कितना है किसी भी एटम का केमिकल कंपाउंड के अंदर में, तो ये जो है उसके बारे में ये बताता है। तो एक्चुअली में ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज आपका रहता है जो कि किसी भी एटम के अंदर में होना चाहिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन द रिएक्शन Mg प्लस सी ओ, और यहाँ पे देखिए आपका बना क्या Mg प्लस CO2 बना है यहाँ पे। तो ये देखिए जो सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो जैसे कि दिया हुआ MgO प्लस CO। अब यहाँ देखिए जो CO है आपका यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका था
तो ये देखिए क्या हो रहा है, जब आप लोग इधर देखते हो, जब ये प्रोडक्ट के साइड में, तो इसने जो है एक ऑक्सीजन को इसने गेन किया हुआ है, और ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होकर ये किस में कन्वर्ट आपका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ये हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे यही चीज पूछा गया था आपका कि सब्सटेंस कौन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड हुआ, तो अब ये क्या हुआ आपका CO2 में बदल गया, जो कि यही जो है क्या हुआ आपका ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ तो वो कौन सा आपका होगा। तो अब इसमें देखिए इधर जो था आपको उस पर ध्यान देना है एक्चुअली में, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर होगा। इस पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, तो एक्चुअली में ये CO ही जो यही तो ऑक्सीडाइज हुआ जो कि कन्वर्ट हुआ आपका CO2 में। तो इस तरीके से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक नहीं करना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे सब्सटेंस बना आपका, लेकिन इसने पूछा हुआ एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा है, तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका, तो ये क्या किया यहाँ पे देखिए MgM, मतलब कि इसने जो है ऑक्सीजन को इसने लूज किया, और ये क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूस आपका हो गया। किस में हो गया, तो मैग्नीशियम में रिड्यूस हो गया, तो ये एक रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली में इसका। तो आप जो इस तरीके से भी देख के बता सकते हो इसका। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे यही पूछता कि कौन जो है रिड्यूस हुआ आपका, किसने ऑक्सीजन को लूज किया यहाँ पर, तो वो है आपका दैट इज मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है ये। तो इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हो इसको। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे भी जो है आपका इसी तरीके से ये जो है क्लास चलता ही रहेगा केमिस्ट्री का। अभी हम आपका केमिस्ट्री करा रहे हैं, आगे जो है फिजिक्स का भी क्लास हम आपका कराएंगे। बायोलॉजी का हमने ऑलरेडी आपका फिनिश करा दिया है। तो देखिए जो भी PDF हमने अभी तक बनाए हुए हैं ग्रुप डी के लिए, तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्द ही जो है हम आपको इसका जो है अपडेटेड करंट अफेयर भी जो रहेंगे PDF आपके, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपका। और साथ में जो स्टैटिक GK का जो पोर्शन है जो ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे आपके, वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। फिजिक्स का भी जल्दी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहना, सारे का सारा जो है कंटेंट और जो लेक्चर जो भी रहेंगे तो यूट्यूब पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।